ठीक है, बोर्ड पे देखिए। पीछे क्लास में डिस्कशन चल रहा था, मुगल डायनेस्टी पढ़ रहे हम, और मुगल डायनेस्टी में पढ़ते पढ़ते पढ़ लिए थे। मतलब ये एक फ्लो चार्ट दिया गया था आपको, महान मुगल शासकों के बारे में भी पढ़ रहे थे, और इसमें सभी पढ़े थे सिर्फ बाबर के बारे में। कल के क्लास में डिस्कशन हुआ था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में, जो इसका पूरा नाम था। ठीक है, तो बाबर के बारे में पढ़े थे कि 1526 में पानीपत के फर्स्ट बैटल के बाद इसने भारत पर अपनी सत्ता स्थापित की, यानी मुगल सत्ता की स्थापना हुई 1526। इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था उसको पराजित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। 4 वर्षों तक ही शासन किए, 26 से लेकर 30 तक, 5 वर्षों तक अगर देखें तो 26 से लेकर 30 तक 4-5 युद्ध भी लड़ा इसने। सबसे पहले डिस्कस हुआ था एक युद्ध पानीपत का फर्स्ट बैटल, जब से इसकी स्थापना हुई इसकी साम्राज्य की। उसके बाद से 1527 में डिस्कस हुआ था खानवा की युद्ध, राणा संगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था, जीतने के बाद से गाजी की उपाधि धारण की थी, ये सारा डिस्कस हुआ था। उसके बाद से मालवा के शासक जो था वो सहयोग किया था, चूंकि खानवा के युद्ध में राणा संगा के साथ था, इसलिए बाबर का अगला आक्रमण होगा मालवा के खिलाफ और होगा युद्ध उसके साथ चंदेरी का युद्ध 1528 में। चंदेरी के युद्ध में भी बाबर विजय होगा और मालवा का शासक पराजित होगा। राणा संगा के साथ सहयोग करने में एक महमूद शाह भी था शासक, महमूद लोदी वंश के आसपास का था, तो इसने भी राणा संगा को सपोर्ट किया था। तो बाबर का अंतिम युद्ध 1529 में जो बाबर ने फाइट किया था घाघरा का युद्ध 1529 में, उसमें अफगानों को उसने पराजित किया, लेकिन महमूद शाह भी पूरी तरह से उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। इस तरह से उसने 1529 के युद्ध में बाबर घायल हुआ और फाइनली 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु होती है। बाबर की मृत्यु होने के बाद उसके डेड बॉडी को आराम बाग आगरा में दफनाया गया, लेकिन बाद में अकबर के काल में, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि हमको काबुल में दफनाया जाए, तो अकबर के काल में उसके कुछ अस्थियों और अवशेषों को निकालकर काबुल ले जाया गया और उसका मकबरा काबुल में बनाया गया, मतलब वहां पर दफना कर। ठीक है, तो ये था पूरा अकबर के बारे में। उसके बाद से पढ़े थे कि अकबर ने अपनी आत्मकथा लिखा था तुजुक के बाबरी, जिसका फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने, फिर उसका बाद में इंग्लिश में भी अनुवाद किया गया। ठीक है, तो ये सब पढ़े थे। उसके बाद से आगे के शासक अब देखेंगे। बाबर के टोटल 4 पुत्र हुआ करते थे। तो बाबर की जैसी अपनी इच्छा थी कि जैसे ही हमारी मृत्यु हो तो हमारे साम्राज्य को, जैसे आप सामान्यतः देखते हैं कि पिता की मृत्यु होती है तो उसका जो भी धन संपत्ति होता है, जितने पुत्र होते हैं उनको बीच वो बंटवारा हो जाता है। तो बाबर ने भी ऐसा बोल रखा था हुमायूं से कि जैसे, क्योंकि हुमायूं बड़ा पुत्र था, तो हुमायूं से उसने बोल रखा था कि हमारी मृत्यु के बाद चारों भाई अपने आप, मतलब अपने में साम्राज्य को पूरी तरह से क्या कर लेना है, बांट देना है। हुमायूं थोड़ा सा पिता का आज्ञाकारी पुत्र निकला और उसने अपने साम्राज्य को 4 भागों में क्या कर दिया, बांट दिया, और अलग अलग क्षेत्र अपने भाइयों को सौंपा, और दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों पे खुद हुमायूं अपना शासन स्थापित करता है। ठीक है, अब ये इसकी मानी जाती है कि बहुत बड़ी भूल किया इसने, क्योंकि इसकी सत्ता कमजोर हो गई और मुगल डायनेस्टी के अंतर्गत ये ही एकमात्र शासक था जो इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया था। ठीक है, बाकी इसके बाद से जितने भी शासक आएंगे, जो बड़ा पुत्र होगा सामान्यतः वही शासक बनेगा, और ये बंटवारे जैसा कोई मामला आगे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हुमायूं ने अपने 4 भाइयों के साथ, मतलब 3 अन्य भाई और ये खुद हुमायूं के साथ अपने साम्राज्य का बंटवारा करके दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों पर अपना प्रशासन जमाया और दिल्ली के गद्दी पर यह बैठा मुगल साम्राज्य का अगला शासक बना। मुगल साम्राज्य का अगला शासक बनने के बाद 1530 ईस्वी में ये शासक बना, लेकिन 2 फेज में इसका शासन यहाँ पे आप देख रहे हैं, 1530 से लेकर 1540 से ये, और 1555 से लेकर 55-56 में। क्योंकि हुमायूं शासक बनने के साथ ही अभी बोले कि साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था, तो इसका साम्राज्य उतना स्ट्रांग नहीं था जितनी सेना बाबर के पास थी। तो इस समय एक फायदा उठाया एक व्यक्ति जिसका नाम था फरीद खां। पीछे कल के क्लास में बताए थे कि जो खानवा के युद्ध में शेरशाह सूरी या फरीद का खानवा के युद्ध में जो बाबर के साथ फाइट कर रहा था, वो भागकर चला गया था उधर रोहतास या बिहार के आसपास, और वहीं पे धीरे धीरे अपनी सत्ता उसने डेवलप कर ली थी। तो 1540 ईस्वी में हुमायूं के साथ एक युद्ध लड़ेगा शेरशाह सूरी, कनौज के युद्ध के नाम से, कनौज या बिलग्राम के युद्ध के नाम से वो फेमस होगा, और 1540 ईस्वी में हुमायूं को पराजित करेगा। और पराजित करने के बाद भारत पे मुगलों की सत्ता 15 वर्षों तक के लिए यहाँ से विस्थापित कर देगा, और 1540 ईस्वी में हुमायूं पराजित होने के बाद भारत से निर्वासित हो जाएगा, मतलब भारत से बाहर चला जाएगा 1555 तक यहाँ। तो 1540 ईस्वी में मुगल सत्ता को हटाकर एक नई डायनेस्टी स्थापित हो गई थी भारत में, जिसका नाम था सूरी डायनेस्टी या फिर सूरवंश।
ठीक है। 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी, फिर उसके बाद से उसके पुत्र सिकंदर सुर करके कुछ 2-3 और शासक बनते हैं, और फाइनली 1555 ईस्वी तक भारत पे सूरी डायनेस्टी का शासन रहा, 40 से लेकर 55 तक। यहाँ तक कोई दिक्कत? बीच के इस 15 सालों में हुमायूं क्या करता रहा? तो हुमायूं जब इस युद्ध में पराजित हुआ, तो पराजित होकर जब यहाँ से लौटा, तो फिर लौटने के बाद एक राणा बिरसाल का महल राजस्थान में पड़ा, वहीं पे ये कुछ दिन तक रहा। फिर वहीं पे अकबर का जन्म हुआ, राणा बिरसाल के ही महल में। फिर अकबर ने अकबर और उसकी माता श्री सबको छोड़कर यहाँ से वो चला गया ईरान, मतलब छोड़कर मतलब ऐसे मत त्याग कर नहीं, मतलब ये लोग यहीं पे थे भारत में, और हुमायूं चला गया ईरान। ईरान पहुंचने के बाद वहाँ के जो ईरान का या पर्सिया का शासक हुआ करता था, उसके साथ कुछ दिन रहा। फिर उसके साथ रहने के बाद उससे सैनिक सपोर्ट मांगा, और फाइनली सैनिक सपोर्ट मिलने के बाद 1545 ईस्वी से धीरे धीरे फिर ये भारत में एंटर करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा, क्योंकि 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी, तो सूरी डायनेस्टी भी धीरे धीरे कमजोर होते जा रही थी। तो इसका फायदा उठाते हुए धीरे धीरे ये पहले इधर पाकिस्तान के पेशावर, फिर आगे पंजाब और इधर से क्षेत्रों को जीतता हुआ अंततः 1555 में एक युद्ध लड़ता है जिसका नाम है सरहिंद का युद्ध, हरियाणा और पंजाब के आसपास। और सरहिंद के युद्ध में जो सूरी डायनेस्टी का अंतिम शासक है उसको पराजित करता है, और पराजित करने के बाद 1555 ईस्वी में वापस से दिल्ली पर मुगलों की सत्ता क्या करता है, स्थापित करता है। ठीक है, हालांकि ज्यादा दिन तक ये जीवित नहीं रहता है, साल भर 1555 में ये दोबारा भारत में आता है। इस समय इसके एक प्रमुख सेनापति हुआ करते थे जिनका नाम था बैरम खां, काफी योग्य और मतलब बढ़िया सेनापति थे उसने। तो बैरम खां का पूरा सपोर्ट था हुमायूं के साथ, और उन्हीं के बिहाफ पर फिर इसने ये सरहिंद का युद्ध जीता 1555 में, और 1555 में आकर दिल्ली में अपना सत्ता स्थापित किया। और अंततः 1556 में इसकी वो एक लाइब्रेरी इसने बनवाया था दिल्ली में, दिन पनाह लाइब्रेरी के नाम से उसको जाना जाता था। दिन पनाह की लाइब्रेरी से ये जब शाम को नमाज अदा करके उतर रहा था, सीढ़ी से इसके पैर फिसल गया और फिर ये गिरकर इसकी मृत्यु हो गई 1556 में। फिर 1556 में मृत्यु के बाद बैरम खां के सपोर्ट से अकबर शासक बनता है, फिर वहां से प्रक्रिया आगे बढ़ी। तो आज के क्लास में हुमायूं को पूरा हम लिखेंगे, समझेंगे और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और फिर सूरी वंश को बीच में ही पढ़ेंगे, उसके बाद से फिर अकबर और मुगल सत्ता के दोबारा से रिबैक हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगला आप हेडिंग डाल दीजिए हुमायूं, जहीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। एक मिनट, जहीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। टाइम पीरियड 1530 से लेकर 1540 एंड 1555 से 56। पंद्रह सौ पचपन से 56 लिख दिए। दिख रहा है पीछे? नहीं दिख रहा है तो फिर ध्यान से देखिए। ठीक है, ये मुगल साम्राज्य के 6 शासक जो महान बने हैं औरंगजेब तक, उसकी कुछ इसमें बातें शामिल की गई हैं। ठीक है, बोर्ड पे देखो, मुगल साम्राज्य जो अभी बाबर है उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। बाबर, तो इसको देख लिए थे बाबर के बारे में। तो बाबर के 4 पुत्र थे, एक खुद नासिरुद्दीन महमूद हुमायूं, दिख रहा है कि नहीं पीछे, नासिरुद्दीन महमूद हुमायूं, ये एक पहला पुत्र था। ठीक है, उसके बाद से एक कमरान था, और एक कस्करी था, और एक हिंदाल था। तो इसके 4 पुत्र थे, और इन चारों के बीच सत्ता का क्या हुआ, डिवीजन हुआ, और आगरा और आसपास के क्षेत्र किसको मिला, हुमायूं को मिला, जहाँ पे आगे चल के सत्ता स्थापित हुई। फिर आगे अकबर है, फिर आगे चलकर ये कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम इसको टेलीग्राम पे भेज दिए, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसको लिखिए, लिख दिए, डैश देख लिखिए। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को, ये 6 मार्च मत याद रखिएगा, 1508 दिमाग में रखिएगा। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को, 6 मार्च 1508 ईस्वी को, 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था, काबुल में हुआ था।
काबुल में हुआ था। आगे लिखिए। हुमायूं बाबर के इच्छानुसार, हुमायूं बाबर के इच्छानुसार, बाबर के इच्छानुसार अप बाबर के इच्छानुसार साम्राज्य को साम्राज्य को अपने भाइयों में बंटवारा किया था। अपने भाइयों में बंटवारा किया था। ये बनाइए। 4 भाई थे इसके, हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल। इसको मिला दिल्ली और काबुल का क्षेत्र, दिल्ली एंड आगरा। इसको मिला आपको काबुल या गंधार, काबुल, गंधार। संभल राजस्थान वाला बेल्ट था और इसको मिला अलवर, ये भी राजस्थान का बेल्ट था। हो गया। अगला पॉइंट लिखिए। बंटवारे के पश्चात, अगला पॉइंट बोल रहे हैं, बंटवारे के पश्चात हुमायूं को दिल्ली एवं आगरा का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बंटवारे के पश्चात हुमायूं को दिल्ली एवं आगरा का क्षेत्र प्राप्त हुआ। दिल्ली एवं आगरा का क्षेत्र प्राप्त हुआ। दिल्ली और आगरा का क्षेत्र प्राप्त हुआ। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। मोड पे देखो। अब ये ज्योतिष पे बहुत विश्वास करता था भाई, ये दिन तारीख देख कर ही सारा काम करता था और ज्योतिष के हिसाब से सप्ताह में 7 रंग के कपड़े पहनता था। ये अलग अलग दिन में, अलग अलग समय में, अलग अलग पहर में इसका कपड़ों का ड्रेस, डिजाइन सब कुछ अलग अलग होता है। मतलब ये तंत्र मंत्र, ये ज्योतिष पे अच्छा खासा इसका विश्वास हुआ करता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। हुमायूं के प्रमुख अभियान या लड़े गए युद्ध। हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, ऐसे ही लिख दीजिए। हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, प्रमुख युद्ध। मोट लिखिए। पहला युद्ध लिखिए, कालिंजर अभियान। कालिंजर अभियान, कालिंजर अभियान 1531। तो 1530 में शासक बना, 1531 में ये पहला मतलब अभियान करेगा। डैश देख लिखिए। हुमायूं का प्रथम सैनिक अभियान, हुमायूं का प्रथम सैनिक अभियान, हुमायूं का प्रथम सैनिक अभियान, प्रथम सैनिक अभियान बुंदेलखंड में स्थित, बुंदेलखंड में स्थित, बुंदेलखंड में स्थित, बुंदेलखंड में स्थित कालिंजर पर हुआ। कालिंजर के विरुद्ध था। बुंदेलखंड में स्थित कालिंजर के विरुद्ध था।
कालिंजर के विरुद्ध था, जहां का शासक प्रताप रुद्रदेव था, जहां का शासक प्रताप रुद्रदेव था, प्रताप रुद्रदेव था, जहां का शासक प्रताप रुद्रदेव था, पूर्ण विराम, किंतु यह असफल रहा, किंतु यह असफल रहा, किंतु यह असफल रहा, असफल रहा। बोर्ड अगला लिखिए दूसरा, दोहरिया का युद्ध, दोहरिया का युद्ध 1532, दोहरिया का युद्ध 1532। दोहरिया के युद्ध डैश देख लिखे, डैश देकर अफगानी शासक महमूद लोदी से, अफगानी शासक महमूद लोदी ऐसे लिखोगे, यह मतलब यह युद्ध अफगानी शासक महमूद लोदी एवं हुमायूं के बीच, यह युद्ध अफगानी शासक महमूद लोदी एवं हुमायूं के बीच, महमूद लोदी एवं हुमायूं के बीच गोमती नदी के तट पर, गोमती नदी के तट पर, गोमती नदी के तट, गोमती नदी के तट पर स्थित दोहरिया नामक स्थान पर हुआ, स्थित दोहरिया नामक स्थान पर हुआ। दोहरिया नामक स्थान पर हुआ, जिसमें महमूद लोदी पराजित हुआ, जिसमें महमूद लोदी पराजित हुआ। महमूद लोदी पराजित हुआ। बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे अब देखो सारी कहानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब ये शासक बना हुमायूं तो महमूद लोदी पीछे भी पड़े थे। अफगान का जो 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर के साथ, तो वहां पे भी फाइट किया था कौन? महमूद लोदी, ठीक है। और ये इब्राहिम लोदी से ही संबंधित था, उसी के फैमिली का मेंबर हुआ करता था। हुमायूं के शासक बनने के पश्चात, मतलब हुमायूं जब दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों पे मुगल डायनेस्टी को अपना सेटअप किया, उस समय अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन शासन कर रहा था? तो एक तो सबसे प्रबल दबेदारों में एक था बंगाल में जो शासन कर रहा था महमूद लोदी, कोई दिक्कत परेशानी। इसी समय बिहार में शासन कर रहा था शेर खां या शेर शाह सूर्या, उसी का फरीद खां उसका बचपन का नाम था फरीद, ठीक है। शेर खां बहार खां लोहानी का ये जब सेनापति हुआ करता था, तब जब बहार खां लोहानी जब शिकार के लिए निकला तो रास्ते में एक शेर उसको पीछा किया, तो ये जो फरीद था एज ए बॉडीगार्ड अपना तलवार निकाला और शेर को एक ही बार में 2 टुकड़े पे कर दिया, तो उसको नाम दिया था शेर खां, ठीक है। यही 1540 ईस्वी में जब हुमायूं को पराजित करके सत्ता को उसको विस्थापित करके सूरी डायनेस्टी की स्थापना करेगा, तो कनौज के उसके बाद से अपना टाइटल बदलकर शेर शाह सूरी कर लेगा और सूरी वंश के क्या करेगा? स्थापना करेगा। तो उसके बचपन का नाम था फरीद, आगे जब सूर वंश पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा। तो एक बिहार में शासन कर रहा था शेर खां या फरीद या शेर शाह सूरी। गुजरात में इसी समय शासन कर रहा था बहादुर शाह। मतलब भारत के अलग अलग बेल्ट से अलग अलग समस्याएं थी अभी किसके पास? हुमायूं के पास। अभी मुगल सत्ता का विस्तार दक्षिण में कहीं पे भी नहीं है, अभी ये सब अभी नॉर्थ में ही नॉर्थ में खेल रहे हैं। दक्षिण में विस्तार अकबर के टाइम से शुरू होगा, ठीक है। तो इसने अपने साम्राज्य विस्तार करके दिल्ली के आगरा पे तो कब्जा कर लिया, लेकिन दूसरे साइड में इधर स्वतंत्र शासक है जिसका नाम है महमूद लोदी। गुजरात में एक स्वतंत्र शासक है जिसका नाम है बहादुर शाह। बगल में बिहार में ही एक शासक है जिसका नाम था शेर खां। तो ये तो एक था। दूसरा, इसने पहला अभियान अपना कालिंजर अभियान 1531 में चलाया, जहां पे इसकी खुद ही पराजय हो गई, मतलब असफल रहा ये। फिर इसने सेकंड अभियान चलाया महमूद लोदी के खिलाफ, क्योंकि ये तो पराजित था और बंगाल से थोड़ा तिकड़मबाजी कर रहा था, तो इसके खिलाफ हुआ। लेकिन ये बंगाल में युद्ध नहीं हुआ,
ये गोमती नदी एक अभी जो लखनऊ सिटी है वो गोमती नदी के तट पे बसा हुआ है, ठीक है। तो ये गोमती नदी के आसपास दोहरिया नामक जगह था, वहीं पे महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी से ही संबंधित था, उसके साथ ये दोहरिया का युद्ध होता है और 1532 ईस्वी के इस युद्ध में हुमायूं जीतता है और महमूद लोदी को पराजित करता है। पराजित करने के बाद बंगाल पे जब तक कब्जा करने के बारे में सोचेगा तब तक इधर बिहार से बढ़कर शेर शाह सूरी या शेर खजाकर बंगाल पे 1532 में क्या कर लिया, कब्जा कर। तो 1532 में पराजित किया हुमायूं ने, लेकिन बंगाल के सारे रीजन पे कब्जा कर लिया कौन, शेर शाह। और बंगाल पे कब्जा करने के बाद धीरे धीरे इसका सैनिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, उधर के आसपास को सेना को इकट्ठा करके अपने पूरा स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब जाहिर सी बात है कि अगला फाइट जो अब होगा हुमायूं से किससे होगा, शेर खां से। तो अगले फाइट में शेर खां के खिलाफ ये अभियान चलाएगा और बाद में फिर बहादुर शाह इसका फाइट करने वाला होगा और अंततः यही शेर शाह सूरी 1540 ईस्वी में हुमायूं को विस्थापित करके सूरी डायनेस्टी की क्या कर लेगा, सामना। लॉजिक समझ में आ रहा है। नेक्स्ट लिखिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए चुनारगढ़ का घेरा। अगला हेडिंग है, हेडिंग है चुनारगढ़ का, तीसरा अभियान है इसका, चुनारगढ़। अच्छा इसको दूसरे पेज, चुनारगढ़ का घेरा प्रथम है, दोबारा भी होगा 1532। चुनारगढ़ का घेरा 1532। बोर्ड पे देखो, अभी एक प्रकार का किला हुआ करता था चुनारगढ़, बनारस के निकट था, ठीक है। शेर शाह सूरी के साथ इसका कैसे लिंक है, बोर्ड पे देखिए। अच्छा शेर शाह सूरी कौन है, इसको तो भूले नहीं है, बिहार में शासन कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, चुनारगढ़ के किला का जो शासक था, उस शासक की जो पुत्री थी उससे शादी कर लिया, कौन, शेर शाह सूरी। शादी करने के बाद जाहिर सी बात है कि अब उसके साम्राज्य के तहत उसका आदान प्रदान सब होने लगा, सैनिक इधर उधर आदान प्रदान होने लगे। 1532 में जब हुमायूं को पता चला कि शेर शाह सूरी आकर इसी चुनारगढ़ के किले में रुका हुआ है, तो उस पर घेरा डाला। शेर शाह सूरी को पराजित करने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए हुमायूं अपनी पूरी सेना के साथ निकला चुनारगढ़ के घेरा डालने और 6 महीने तक लगभग उसके आस-पास खड़ा रहा अपनी सेना के साथ। कौन, हुमायूं सेना के साथ खड़ा रहा, सेना के साथ खड़ा रहा, पूरी तरफ से चारों तरफ से घेर के रखा था। अब इसकी इतनी हिम्मत नहीं इसकी सेना की थी कि चुनारगढ़ के किले के अंदर जाकर शेर शाह सूरी की हत्या कर दे, और शेर शाह सूरी की भी इतनी स्ट्रेंथ और फाइट करने की शक्ति नहीं थी कि वो बाहर निकलकर हुमायूं की हत्या कर दे। दोनों बीच बीच में ही फंसा रहा। अंततः 6 महीने तक ये जब तक घेरा डाल के रहा, तब तक पता चला गुजरात से इधर बहादुर शाह मुगलों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। मजबूरी बस अपना ये अभियान या चुनारगढ़ के अभियान को छोड़कर हुमायूं को अपनी सेना लेकर वहां से वापस लौटना पड़ा। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि हुमायूं तो एक गलती किया कि अपने साम्राज्य को 4 भागों में बंटवारा किया, और इसने दूसरा गलती कर दिया कि इतना महत्वपूर्ण मतलब जगह पे उसको घेर के रखा था, थोड़ा सा भी एफर्ट लगाता तो वहां पे उसकी हत्या कर देता। किसका, फरीद खां का या शेर शाह सूरी का। तो एक इतने बड़े प्रबल शत्रु को छोड़कर और छोटे मोटे शत्रु को मारने के लिए अपनी सेना लेकर ही वापस कहाँ आ गया, गुजरात। तो इसको माना जाता है चुनारगढ़ का प्रथम घेरा। आगे चल के 1537 में एक सेकंड घेरा भी ये डालेगा, जहां पे दोनों के बीच एक्चुअल में फाइट होगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसकी पुत्री से, मतलब जो चुनारगढ़ का किला का शासक था उसके पुत्री से शादी किया था कौन, शेर शाह सूरी ने, और फिर उसी के साथ रहना पीना मतलब उसका सारा चल रहा था। बाद में जब इस किले का जो शासक था उसकी मृत्यु हुई तो उसके विधवा पत्नी से भी शादी कर लिया, कौन, शेर शाह। तो इतना बड़ा नमूना था ये, ठीक है। उसके विधवा पत्नी से शादी करने के बाद पूरा इस क्षेत्र पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। बात समझ में आ रहा है। 1536-37 की आसपास की ये बात हो रहा है। सूरी डायनेस्टी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया। हालांकि फाइट होगा इसके किसके साथ, हुमायूं के साथ, ठीक है। तो पहला घेरा भी लिखिए आप चुनारगढ़ का घेरा, डैश देख लिखिए। बनारस के निकट बनारस के निकट चुनार पर शेर शाह सूरी की हत्या के उद्देश्य से शेर शाह सूरी की हत्या के उद्देश्य से शेर शाह सूरी की हत्या के उद्देश्य से हुमायूं ने घेरा डाला
हुमायूं ने घेरा डाला, परंतु 6 महीने के बाद हुमायूं अपना सेना वापस लेकर चला आया। परंतु 6 महीने के बाद हुमायूं अपनी सेना लेकर वापस चला आया। वापस चला आया। बात समझ में आ गया? कारण था कि इधर गुजरात साइड से विद्रोह चालू हो गया था, मतलब भारत का दूसरा ये बेल्ट था, इधर से इसका विद्रोह क्या हो गया था, चालू हो गया था गुजरात से। ठीक है, तो इधर अपनी सेना को इकट्ठा करने के लिए वहां पे चला आया। ठीक है, इसकी दूसरी गलती मानी जाती है इतिहास में हुमायूं की। एक तो अपना साम्राज्य का बंटवारा करके गलती किया कि साम्राज्य को खुद ही कमजोर कर लिया। दूसरा, इतने बड़े शत्रु को चारों तरफ से घेर कर रखा था और छोटे से लालच में उसको छोड़कर ये फिर चला आया। यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट तीसरा लिखिए, बहादुर शाह से, अगला हेडिंग है बहादुर शाह से संघर्ष। बहादुर शाह से संघर्ष 1535-36, 1535-36 डैश तक लिखिए। इस युद्ध में या इस संघर्ष में हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित किया। बहादुर शाह को पराजित किया। पराजित किया, पूर्ण विराम। अगला हेडिंग डालिए, हेडिंग न डालिए, बोर्ड पे देखिए। तो ये बात समझ में आ गया। तो सबसे पहले कालिंजर अभियान, उसके बाद से दूसरा था दोहरिया के युद्ध जिसमें महमूद शाह पराजित हुआ। पराजित होने के बाद बंगाल पे कब्जा हो गया। हेलो 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 हेलो, बंगाल पे कब्जा हो गया किसका? मतलब ये फरीद खां जाकर बंगाल पे कब्जा कर लिया। इसको हराने के लिए चुनारगढ़ का घेरा डाला, लेकिन 1532 में उसको छोड़कर वापस चला आया। 1535-36 में इसका संघर्ष हुआ बहादुर शाह से, जहां पे बहादुर शाह पराजित हुआ। मतलब इस युद्ध को और कुछ किले को यहाँ पे जीता था कौन? हुमायूं। अब अगला फाइट होगा 1538 ईस्वी में। 1538 ईस्वी में चुनारगढ़ पे दूसरा घेरा डालेगा ये, सेकंड। कब? 1538 में, क्योंकि हुमायूं को फिर से पता चला कि फरीद या शेर शाह सूरी इसी किले के आसपास है, तो इसने अपनी पूरी सेना और पूरी ताकत के साथ चुनारगढ़ पर सेकंड आक्रमण किया और दूसरी बार घेरा डाला। कोई दिक्कत परेशानी? इस बार इसकी सेना घर के अंदर दाखिल हुई। मतलब चुनारगढ़ का जो किला था, किला मतलब वो कोई घर मत समझिए, किला मतलब कि बहुत बड़ा बिल्डिंग होगा, चारों तरफ से पांचिल से चारों तरफ से उसको किला करके वो पूरी तरह से क्या किया, घेरा गया। तो इसकी सेना इस बार अंदर दाखिल हुई, मतलब किले के अंदर दाखिल हुई फरीद खां या शेर शाह सूरी को बचाने के लिए। लेकिन जैसे ही सेना अंदर दाखिल हुई, अंदर गई तो खाने पीने के बहुत सारा इंजॉयमेंट का सामान उसको मिल गया, खाने पीने को। सब सेना खाने पीने में ही बिजी हुए, सब मस्ती में, सब झूमने लगे एकदम, गीत संगीत। अभी बिना शत्रु को पराजित किए इधर गीत संगीत में लग गए। बोलो ना जैसनो। तब तक मौके का फायदा उठाकर फरीद खां यहां से बाईपास करके निकल गया, पिछली गली से वो क्या हो गया, बाहर निकल। जब खा पी के सब एंजॉय करके, जब हाथ साफ ऑफ करके बाहर निकले, फरीद खां मरा कि नहीं मरा तो पता चला यहां से भाग निकला है। फिर अपनी सेना लेकर ये 1538 ईस्वी में जब यहां से फरीद खां निकल पड़ा, तब अपनी ये सेना लेकर फिर फरीद खां का ये इसका शेर शाह सूरी का पीछा करते हुए आगे बढ़ा। और आगे बढ़ते ही इसके अगला युद्ध जो ये लड़ेगा उसका नाम होगा चौसा का युद्ध। अपनी सेना लेकर बढ़ा, बक्सर के पास ये चौसा है, बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे, गंगा नदी बगल से ही पास करती है। पीछा करते हुए पहुंचा तो चौसा नदी के पास दोनों मिले, दोनों की सेना, क्योंकि वो तो बिहार पहुंच गया था, बक्सर बगल में ही रोहतास कैमूर था जहां पे इसकी टेरिटरी थी, और इधर से हुमायूं अपनी सेना के साथ पहुंचा हुआ था। चौसा के मैदान में चौसा का युद्ध होगा 1539 में। बक्सर में है ये चौसा, तो चौसा के मैदान में गंगा नदी के तट पे होगा ये चौसा के युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। शेर शाह सूरी की सेना यहाँ पे पराजित होगी। पराजित होने के बाद हुमायूं की सेना पराजित होगी। शेर शाह सूरी यहाँ पे अपना विजय, मतलब वो जीत के कगार पे होगा। अपनी जान बचाकर हुमायूं युद्ध मैदान से अपने घोड़े के साथ छलांग लगाकर गंगा नदी में कूद गया। हुमायूं जान बचाने के लिए, क्योंकि अभी युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती।
तो गंगा नदी में कूद गया। तो वहीं पे एक भेस्ती, निजाम करके एक भेस्ती था, नाविक, गंगा नदी पार कराकर हुमायूं को क्या किया, जान बचाया था। तो हुमायूं ने वादा किया कि वापस अगर सत्ता मुगल पे जाकर दिल्ली में हम सत्ता पे बैठते हैं तो इस जान बचाने के उपलक्ष्य में, इसके मतलब कृतज्ञता व्यक्त करते हुए एक दिन तुमको मुगल सम्राट बनाया जाएगा। फिर वापस जब ये दिल्ली गया तो दिल्ली जाने के बाद एक दिन उसको मुगल सम्राट, आप किसका विरोध हुआ, पूरा जो हुमायूं के आसपास जो लोग थे इसका पूरा विरोध किए कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन नहीं, इसने वादा किया था कि जान बचाओ भाई, एक दिन आपको ऐसा मौका मिलेगा। तो एक दिन उसने भेज दिया उस निजाम को, एक दिन के लिए मुगल सत्ता पे बैठाया था और उसको मुगल सत्ता मतलब मुगल शासक बनाया था। उसके पश्चात 1539 में तो ये बच गया चौसा के युद्ध से। चौसा के युद्ध के जीतने के बाद ही, अभी कनौज युद्ध बोल दिए थे हम, चौसा के युद्ध के बाद जीतने के बाद ही जो फरीद खां था, जो शेर खां की उपाधि धारण किया था, वो आगे चलकर ये चौसा के युद्ध के बाद से शेर शाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब अगला फाइट होगा इसका 1540 ईस्वी में, और 1540 ईस्वी में इसका युद्ध होगा कि कनौज का युद्ध, या इसी को बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में ये जगह है कनौज या बिलग्राम। तो अगला युद्ध होगा 1540 में कनौज या बिलग्राम का युद्ध, और इस युद्ध में हुमायूं और हुमायूं की पूरी सेना धूमधाम से पराजित होगी, और पराजित होने के बाद भारत पर से मुगलों की सत्ता कुछ दिन के लिए विस्थापित हो जाएगी, और शेर शाह सूरी अपनी सत्ता को स्थापित करेगा जिसका नाम होगा सूरी डायनेस्टी। और 15 वर्षों तक, 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक 15 वर्षों तक हुमायूं यहाँ से निर्वासित रहेगा, इधर उधर भटकते रहेगा। फिर 1555 में सरहिंद के युद्ध से फिर कमबैक करके दोबारा भारत में मुगलों की सत्ता स्थापित करे। बुझाया? लिखिए क्या लिखे थे, हेडिंग कुछ डाले थे? हाँ तो लिखिए, चुनारगढ़ का दूसरा घेरा 1538, सॉरी हाँ 1538, चुनारगढ़ का दूसरा घेरा 1538, 1538 डैश तक लिखिए। हुमायूं अपनी सेना के साथ, हुमायूं अपनी सेना के साथ, हुमायूं अपनी सेना के साथ 1538 में, हुमायूं अपनी सेना के साथ 1538 में चुनारगढ़ पे दूसरा घेरा डाला, चुनारगढ़ पे दूसरा घेरा डाला, चुनारगढ़ पे दूसरा घेरा डाला, परंतु परंतु शेर खां यहां से भाग निकला, परंतु शेर खां, वही शेर शाह सूरी, शेर खां, फरीद खां इसका बचपन का नाम था, शेर खां यहां से भाग निकला। पूर्णविराम। हुमायूं उसका पीछा करते हुए चौसा के मैदान में पहुंचा, हुमायूं उसका पीछा करते हुए चौसा के मैदान में पहुंचा, जहां दोनों के बीच युद्ध हुआ, जहां दोनों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध हुआ, पूर्ण विराम। समझ में आया बात? ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध, चौसा कहाँ पे है? बक्सर में है। बक्सर का युद्ध मत लिख देना, चौसा का युद्ध, बक्सर का युद्ध आगे मिलेगा। 1539 चौसा का युद्ध 1539। जैसे लिखिए, यह युद्ध हुमायूं एवं शेर खां के मध्य, यह युद्ध हुमायूं एवं शेर खां के मध्य, हुमायूं एवं शेर खां के मध्य, हुमायूं एवं शेर खां के मध्य चौसा ब्रैकेट में बक्सर, बिहार, चौसा ब्रैकेट में बक्सर, बिहार में है, पता ही होगा आपको, चौसा नामक स्थान पर हुआ।
चौसा नामक स्थान पर हुआ, पूर्ण विराम। उससे में लिखे हुमायूं युद्ध में पराजित हुआ, हुमायूं युद्ध में पराजित हुआ, युद्ध में पराजित हुआ और बड़ी मुश्किल से निजाम नामक एक भिस्ती की सहायता से, बड़ी मुश्किल से निजाम नामक एक भिस्ती की भिस्ती मतलब नाविक, निजाम नामक एक भिस्ती की सहायता से, भिस्ती की सहायता से गंगा नदी को पार कर अपना जान बचाया। भिस्ती की सहायता से गंगा नदी को पार कर अपनी जान बचाया, गंगा नदी को पार कर अपनी जान बचाया, अपनी जान बचाया, पूर्ण विराम। अगला पॉइंट देखिए, इस युद्ध के बाद, युद्ध जीतने के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। युद्ध जीतने के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की, शेर शाह की उपाधि धारण की। पूर्ण विराम। अगला पॉइंट एक लिखे, वापस दिल्ली जाने के बाद हुमायूं, वापस दिल्ली जाने के बाद हुमायूं निजाम नामक भिस्ती को एक दिन का बादशाह बनाया था। निजाम नामक भिस्ती को एक दिन का बादशाह बनाया था। निजाम नामक भिस्ती को एक दिन का बादशाह बनाया था। नेक्स्ट, हेलो, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कनौज या विलग्राम का युद्ध। कनौज या विलग्राम का युद्ध 1540। कनौज या विलग्राम का युद्ध 1540। डैश तक लिखिए, इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया। इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर, इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर, हुमायूं को पराजित कर, हुमायूं को पराजित कर आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर अधिकार कर लिया। आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया और हुमायूं भारत छोड़कर सिंध चला गया। और हुमायूं भारत छोड़कर सिंध चला गया। बीच में अभी इसके शादी होगा, उसके बाद से अकबर का जन्म होगा, भी ये दो काम बाकी है, ठीक है। और सिंध चला गया, पूर्ण विराम। अगला पॉइंट लिखे, शादी विवाह करा दीजिए भाई साहब, युद्ध तो हार ही गए हैं कम से कम। लिखिए अगला, 1541 में हुमायूं का विवाह हमीदा बानो बेगम से हुआ। 1541 में 1541 में हुमायूं का विवाह हमीदा बानो बेगम से हुआ। हमीदा बानो बेगम से हुआ। और 15 अक्टूबर 1542 को 15 अक्टूबर 1542 को 15 अक्टूबर 1542 को
15 अक्टूबर 1542 को राणा बिरसाल के महल में, वहीं पे लोग आश्रय लिया था। राणा बिरसाल के महल में, राणा बिरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ। राणा बिरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ। जन्म हुआ। अगला पॉइंट देखिए, अपने निर्वासन काल के दौरान, निर्वासन मतलब भारत से जब ये बाहर चला गया, अपने निर्वासन काल के दौरान, अपने निर्वासन काल के दौरान, निर्वासन काल के दौरान हुमायूं, हुमायूं आरंभ में यानी शुरुआत में, हुमायूं आरंभ में अमरकोट के शासक, अमरकोट के शासक, अमरकोट के शासक राणा बिरसाल के यहाँ, अमरकोट के शासक राणा बिरसाल के यहाँ तथा अंततः ईरान में अपना जीवन व्यतीत किया, तथा अंततः ईरान में अपना जीवन व्यतीत किया, अंततः ईरान में अपना जीवन व्यतीत किया। अगला पॉइंट देखिए, 1545 में, 1545 में हुमायूं, 1545 में हुमायूं ईरान के शाह तथा बैरम खां के सहयोग से, हुमायूं ईरान के शाह तथा बैरम खां के सहयोग से, बैरम खां के सहयोग से, बहुत बड़ा खिलाड़ी था ये भी भाई, बैरम खां के सहयोग से 1545 ईस्वी में हुमायूं ईरान के शाह तथा बैरम खां के सहयोग से 1545 में, सॉरी 1545 लिख लिया ना, सहयोग से काबुल एवं कंधार, काबुल एवं कंधार पर, काबुल एवं कंधार पर, कॉमा 1554 में पेशावर पर, 1554 में पेशावर पर, में पेशावर, कहाँ पे, पाकिस्तान, पेशावर पर, तथा 1555 में, तथा 1555 में लाहौर पर अधिकार कर लिया, 1555 में लाहौर पर अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555, मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555। एक तरफ था हुमायूं बैरम खां के साथ, और दूसरी तरफ था, हेलो 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 हेलो, हुमायूं, और दूसरी तरफ था नजीब खां एवं तारत खां, नजीब खां, लिखिए बनाइए इसको, तारत खां, ये सूर वंश के या सूरी वंश के सूबेदार हुआ करते थे, सूरी वंश के सूबेदार थे ये लोग। ये इसको बनाइए, तारत खां, तो आकार र तो, तारत खां ब्रैकेट में सूरी वंश के सूबेदार थे ये पंजाब के आसपास। लिखिए अगला पॉइंट, युद्ध, सॉरी हुमायूं ने यह युद्ध जीता और सरहिंद पहुंचा, हुमायूं ने यह युद्ध जीता और सरहिंद पहुंचा।
युद्ध जीता और सरहिंद पहुंचा। सरहिंद पहुंचा, लुधियाना में ये जगह है। सरहिंद पहुंचा, पंजाब के लुधियाना तक पहुंच गया ये, सरहिंद पहुंचा। अगला हेडिंग डालिए, सरहिंद का युद्ध 1555। सरहिंद का युद्ध 1555। इस युद्ध में एक तरफ था हुमायूं और दूसरी तरफ था सूरी वंश का अंतिम शासक था सिकंदर सूरी। सिकंदर सूरी। क्रॉस मतलब पराजित हुआ और टिक मतलब जीत गया। अब से ये क्रॉस और टिक समझिएगा थोड़ा। लिख दिए, नीचे लिखिए एक लाइन, युद्ध जीतने युद्ध जीतने के बाद हुमायूं ने 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 दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों पर अधिकार कर हुमायूं ने दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों पर अधिकार कर दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों पर अधिकार कर पुनः मुगल वंश की स्थापना की। बहुत कम ऐसा मौका हुआ है कि दोबारा कोई शासक बन जाए। पुनः मुगल वंश की स्थापना की। पुनः मुगल वंश की स्थापना की। अगला पॉइंट देखिए, मतलब 1555 में वापस ये मुगल डायनेस्टी का शासक बन गया। बोर्ड पर देखो एक बार, कहानी को इधर समझो। तो 1540 में कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। पराजित होने के बाद अपनी जान बचाकर फिर यहाँ से भागा। भागने के बाद 1541 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम से इसका विवाह हुआ और विवाह होने के पश्चात राणा बिरसाल के यहाँ, ये अमरकोट के शासक थे, राजपूत शासक थे राणा बिरसाल, वहीं पे ये शरण में था उनका, मतलब वहीं पे सेफ था, क्योंकि वहाँ पे शेरशाह सूरी जाता, पराजित करता, अटैक करता, हराता, वो अलग बात थी। ठीक है, तो 1542 ईस्वी में यहीं पे अकबर का क्या हुआ, जन्म हुआ। जन्म के कुछ दिन के पश्चात ये भारत छोड़कर चला गया ईरान पे। वहाँ पे कोई शाह करके शासक था, उसके साथ ये कुछ दिन तक रहा। फिर 1545 ईस्वी में इधर से फरीद खां या शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1545, 40 से 45, 5 ही वर्ष तक ये शासन में रहा। कौन? फरीद खां या शेरशाह सूरी। क्योंकि ये गोला बारूद से कहीं युद्ध करने गया था, वहीं पे गोला बारूद जैसे ही चिला, मतलब इधर से फायर किया, उधर से दीवार में टकरा कर गोला, मतलब जहां बारूद रखा था आकर कुछ वहीं पे गिरा, धड़ाम, और शेरशाह सूरी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो 1545 में इसके मृत्यु के पश्चात इसके पुत्र जो शासक बने वो इतने स्ट्रांग नहीं थे कि पूरे साम्राज्य को ठीक ढंग से वो बचा सके। फिर धीरे धीरे मौके का फायदा उठाकर हुमायूं ने दोबारा सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास किया। फैन बंद करो जल्दी। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो हेलो, तो शेरशाह सूरी की 1545 में मृत्यु हो गई। जैसे उसकी मृत्यु होती है, दोबारा हुमायूं एफर्ट लगाना शुरू करता है और धीरे धीरे फिर क्षेत्रों को जीतना। तो 1545 में काबुल और कंधार, स्पेशली इसके साथ एक महत्वपूर्ण सेनापति यहाँ पे काम कर रहा है जिसका नाम है बैरम खां। बोले कि काफी कभी कभी मिल जाते हैं ऐसा सेनापति जो काफी हेल्प करते हैं, तो उसमें से एक ये था बैरम खां, जो हुमायूं के इस समय साथ लड़ रहा था। ठीक है, 1554 में पेशावर, जो पाकिस्तान के आसपास का इलाका था, फिर लाहौर पे कब्जा कर लिया, फिर धीरे से भारत में पहुंचा। तो एक मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में लड़ा। दरोगा के मेंस के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, एक तरफ था हुमायूं, दूसरी तरफ नजीब खां और तारत खां। ये दोनों सूबेदार, पंजाब के सूबेदार हुआ करते थे अंडर द सूरी डायनेस्टी, मतलब सूरी वंश के अंतर्गत ये दोनों सूबेदार हुआ करते थे। इस युद्ध में ये दोनों नमूने पराजित हुए और हुमायूं जीत कर आगे बढ़ा थोड़ा सा, और पंजाब लुधियाना के क्षेत्र तक बढ़ा। कहाँ तक? सरहिंद तक। ये बात शेरशाह सूरी को पता चला। शेरशाह सूरी अपनी दिल्ली से सेना लेकर आगे बढ़ा और इसके साथ फाइट हुआ। हेलो, शेरशाह सूरी के साथ, सिकंदर सूरी के साथ इसका फाइट हुआ और हुमायूं इस युद्ध में जीता। जीतने के पश्चात सिकंदर सूरी की वहां पे हत्या होती है। हत्या होकर वो मृत्यु हो जाता है और 1540 और फिर 1555 में वापस से आकर ये दिल्ली पर कब्जा करता है और वापस से मुगल डायनेस्टी की स्थापना करता है। यहाँ पे इसने एक सिटी डेवलप किया था जिसका नाम था
लिखिए आगे। हुमायूं ने दिल्ली में एक दिन पनाह नामक शहर की स्थापना की थी। हुमायूं ने दिल्ली में एक दिन में पनाह लेने के लिए, ऐसा कोई बात नहीं, दिन पनाह नामक शहर की स्थापना की थी। दिन पनाह नामक शहर की स्थापना की थी और एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। और यहीं पर एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। पूर्ण विराम। 1556 ईस्वी में, अब इसकी मृत्यु होगी भाई। 1556 ईस्वी में इस पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर 1556 ईस्वी में इस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर 1556 ईस्वी में, अब उतना पीछे रिकवर कहाँ से होगा, डाटा निकल गया है माइंड से। 1526 ईस्वी में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर 56 ईस्वी में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु हो गई। पूर्ण विराम। अगला पॉइंट, इसका मकबरा निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के सामने। निजामुद्दीन औलिया बुला गए कि दिल्ली दूर है अभी, किसको बोला था? गयासुद्दीन तुगलक को। लिखिए, इसका मकबरा निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के सामने। इसका मकबरा निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के सामने। निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के सामने। निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के सामने। इसकी दूसरी पत्नी हाजी बेगम द्वारा, इसकी दूसरी पत्नी हाजी बेगम द्वारा, इसकी दूसरी पत्नी, पत्नी 2, हाजी बेगम द्वारा, हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया या निर्मित बनवाया गया। हाजी बेगम द्वारा 1527 में बनवाया गया। हाजी बेगम द्वारा, सॉरी नहीं 57 नहीं, बनवाया गया केवल लिख लीजिए, मरने के बाद बना था। 27 में शादी हुआ था हाजी बेगम से, ठीक है। बनवाया गया। पूर्ण विराम। एक लाइन उसमें ऐड करिए। इस मकबरे में पहली बार संगमरमर का प्रयोग हुआ था। इस मकबरे में पहली बार संगमरमर का प्रयोग हुआ था। संगमरमर का प्रयोग हुआ था। संगमरमर का, व्हाइट संगमरमर का, मार्बल का प्रयोग हुआ था। पूर्ण विराम। अगला पॉइंट है, हुमायूं अफीम का आदी था। अफीम या हफीम? अफीम कहाँ से जानते हो सर जी? हुमायूं अफीम का आदी था। आदि मतलब वो सेवन करता था, लत जिसको बोलते हैं। अफीम का आदी था और ज्योतिष पे ज्यादा विश्वास करता था। और ज्योतिष पे ज्यादा विश्वास करता था। ज्योतिष पे ज्यादा विश्वास करता था। ज्योतिष पे ज्यादा विश्वास करता था। अतः सप्ताह के 7 दिन ज्योतिष पे ज्यादा विश्वास करता था। अतः सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था, इसलिए तो साम्राज्य खो दिया। ठीक, सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। अगला पॉइंट एक लास्ट लिखे, हुमायूं की जीवनी बायोग्राफी, नॉट ऑटोबायोग्राफी, वो बाबर नामा था, बाबर ने लिखा था। हुमायूं की जीवनी बायोग्राफी
हुमायूं की जीवनी उसकी बहन गुलवदन बेगम द्वारा, उसकी बहन गुलवदन बेगम द्वारा, गुलवदन बेगम द्वारा हुमायूं नामा के नाम से लिखा गया है। गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूं नामा के नाम से लिखा गया है। हुमायूं नामा के नाम से लिखा गया है। दैट्स इट। ये था पूरा आपका हुमायूं, जो शासक बना था बाबर के बाद 1530 से 1540 और 1555-56, 2 टर्म में ये मुगल डायनेस्टी, रुको ना जी कहाँ है, बंद कर दो। तो 2 टर्म में ये शासक रहा है और इतिहास में ऐसा बहुत कम मौका आया हुआ है कि एक शासक अपने साम्राज्य पूरी तरह से खो दे। कहाँ बतिया रहा है जी, हेलो, मेला जाने का सोच रहा है का? पहले इधर सुन लो, बाद में मेला का प्लान करना, ठीक है। तो इतिहास में बहुत कम या न के बराबर ऐसे शासक मिलेंगे जो अपने पूरी साम्राज्य को खो देने के बाद वापस से फिर अपने साम्राज्य को पूरी तरह से सेटअप कर लिया, ठीक है। तो 1555 में सर हिंद के युद्ध के पश्चात दोबारा से मुगल डायनेस्टी की भारत में स्थापना हो गई, लेकिन 1526 ईस्वी में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद अकबर इस समय काफ़ी छोटे उम्र में है, क्योंकि 42 में जन्म हुआ है, 26 अभी 14 वर्ष का है ही, तो मात्र 14 वर्ष की उम्र में अकबर शासक बनता है। लेकिन इसके शासक बनता है, लेकिन इसी की 2.5 माह रहती है, पूरा शासन का कंट्रोल उसके पास रहता है। उसके बाद से जो सेनापति था बैरम खां, उसके पास भी कुछ सेना का कंट्रोल होता है। तो ये दोनों के सहयोग से अकबर शासक बनता है, फिर आगे कंटिन्यू करता है। और अकबर के शासनकाल में फिर मुगलों की सत्ता उत्तर भारत से थोड़ा दक्षिण भारत की तरफ एक्सपेंस करता है और धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ती है। लेकिन अकबर पढ़ने से पहले बीच में हम पढ़ेंगे एक बार सूरी डायनेस्टी को, शेरशाह सूरी और उसके वंशज, और लास्ट शासक सिकंदर शाह सूरी के बारे में, फिर आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। कोई दिक्कत परेशानी बोलो ना जैसनो, ठीक है। तो आगे चर्चा में आगे, अभी रुकिए।